हेलो। सुधा ने अपनी सहेली और साथ ही साथ अपनी पड़ोसिन रीता को फ़ोन लगाया, लेकिन हेलो के आगे सुधा कुछ कहती उससे पहले ही रीता की शिकायत शुरू हो गई। अरे सुधा, तुम कैसी हो यार? तुमसे मुझे बड़ी शिकायत है। जब से तुम अपने मायके गई हो ना ही मुझसे कभी कांटेक्ट रखा और ना ही तुम्हारा कभी फ़ोन आया। रीता के सांस भर लेने से सुधा बोल पड़ी। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं वापस आ गई हूँ। अरे सुधा, तुम कब आई? मैंने तो सुना था कि तुम लंबे समय के लिए इंडिया अपने मायके गई थी। दूसरी ओर से रीता ने फ़ोन का उत्तर देते हुए जब यह कहा तो सुधा घबरा सी गई। फिर अपने को संभाल कर बोली, आज ही इंडिया से लौटी हूँ। हाँ, पहले यह बताओ कि तुम्हें कुछ पता है मिहिर कहाँ है? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता। एक मिनट, क्या तुम दोनों का झगड़ा हुआ है? नहीं रीता। अच्छा तो क्या भाई साहब तुम्हें लेने एयरपोर्ट नहीं गए? रीता ने दूसरा प्रश्न किया तो सुधा चुप हो गई। अब वह उसे कैसे बताएगी? मिहिर को उसने अपने वापस आने के बारे में बताया ही नहीं। हाँ, एयरपोर्ट पहुंचकर फ़ोन जरूर किया था, पर किसी ने उठाया ही नहीं। इसलिए वह एकदम टैक्सी पकड़कर घर चली आई। घर पर जब मिहिर नहीं मिले तो बहुत निराशा हुई। नहीं, उन्हें यह पता नहीं था कि मैं आज वापस आ रही हूँ। मैं उन्हें अचानक आकर सरप्राइज़ में डाल देना चाहती थी। सुधा ने रीता की बात आगे बढ़ाते हुए कहा, और तुम्हें ही अच्छा सरप्राइज़ मिल गया। अच्छा सुनो, यहाँ आ जाओ, खाना खाकर चली जाना। रीता बोली। नहीं, मैं बहुत थकी हुई हूँ, कल देखूंगी। सुधा ने उत्तर दिया और फ़ोन रख दिया। रीता हमारे पड़ोस में ही रहती थी तथा मिहिर और रीता के पति विनीत पिछले 5 सालों से अच्छे मित्र हैं। पहले दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। रात के 10:30 बज गए पर मिहिर का कोई पता नहीं चला। सुधा ने कई जगह फ़ोन भी किया पर किसी को भी मिहिर के बारे में पता नहीं था। गैराज में दोनों कारें खड़ी हैं तो फिर मिहिर कहाँ जा सकते हैं? दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए सुधा समझ नहीं पा रही थी। सुधा को भूख भी लग रही थी। फ्रिज खोला तो देखा उसमें कुछ खाने को भी नहीं है। मिहिर तो स्वयं ही बहुत अच्छा खाना बनाते हैं तथा ज़्यादातर घर का बना खाना ही पसंद करते हैं। उन्हें तो अमेरिका आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी इंडियन खाना ही पसंद करते हैं। फ्रिज में जब कुछ भी खाने को नहीं मिला तो सुधा ने सैंडविच बनाया तथा उसे खाकर ही संतोष कर लिया। मिहिर के न होने से सुधा की नज़र बार बार घड़ी पर जा रही थी। आधी रात होने को आई पर वह भी अभी तक नहीं आए। सुधा को चिंता होने लगी। आंखों में नींद नहीं थी। चाय पीने को मन किया तो घर में दूध नहीं था। सुधा सोचने लगी कि मिहिर होते तो अभी दूध लेकर आ जाते और स्वयं चाय बनाते। उनकी गैर मौजूदगी इस समय बहुत अखरी। बाहर काफ़ी ठंड थी। ऊपर से एक कंबल उठाकर लाई तथा ड्राइंग रूम में ही सोफे पर लेटकर टेलीविज़न देखने लगी। टेलीविज़न देखते देखते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। जब आंखें खुली तो सुबह के 8 बज रहे थे और टेलीविज़न वैसे ही चल रहा था। सुधा ने उठकर सबसे पहले टेलीविज़न बंद किया, फिर बाथरूम चली गई। वहाँ से आकर उसने मिहिर के ऑफिस में फ़ोन किया तो उनकी सेक्रेटरी ने बताया कि वे तो 4 दिन से दूसरे शहर के एक कॉन्फ्रेंस में हैं तथा कल रात वापस आ जाएंगे। मैंने जब सेक्रेटरी से उनके होटल के बारे में पूछा तो वह बोली कि जिस दिन मिहिर जी गए थे वह ऑफिस में नहीं थी, इसलिए उसे पता नहीं है। यह जानकर कि मिहिर दूसरे शहर में हैं और कल आ रहे हैं, सुधा को बड़ी शांति मिली। वह तैयार होकर बाहर गई तथा खाने का सामान खरीद लाई। सबसे पहले चाय बनाकर पी, फिर नहाकर अच्छा सा नाश्ता किया। क्योंकि मिहिर कल आने वाले हैं अतः घर में अकेला अच्छा नहीं लगा तो टेलीविज़न देखने लगी। मन में एक बार आया कि रीता को फ़ोन करके बात कर ही ले। फिर ख्याल आया कि वह तो काम पर गई होगी। मिहिर के सभी दोस्तों की पत्नियां काम करती हैं, मैं ही अकेली ऐसी हूँ जो काम नहीं करती। सुधा को याद आया, मिहिर ने एक बार कहा भी था कि तुम घर पर पड़ी पड़ी बोर हो जाती होगी, कहीं कोई काम ही ढूंढ लो। पर मेरा अहम सामने आ गया और मैं बोली थी, मेरे घर वालों के पास इतना पैसा है कि यदि तुम इंडिया वापस आकर उनके पास रहने लगो तो तुम्हें भी सारी ज़िंदगी काम करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तब से मिहिर ने इस बारे में फिर भी कोई बात नहीं की। हमारी शादी को 5 साल हुए थे तथा पिछले 4 सालों से हम यहाँ रह रहे हैं। मैंने हमेशा अपने घर वालों के धन वैभव से मिहिर और उनके परिवार वालों का अपमान ही करना चाहा है,
पर उन्होंने कभी पलटकर कुछ नहीं कहा है। यही सब सोचते सोचते मुझे अपने विवाहित जीवन के बीते दिनों की याद आने लगी। हमारे एक दूर के रिश्तेदार ने मिहिर के बारे में पिताजी को बताया था। मिहिर उस समय अमेरिका से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई समाप्त करके इंडिया आए हुए थे। पिताजी तुरंत मिहिर को देखने गए तथा उनसे बहुत प्रभावित हुए। वह उन्हें अगले दिन ही मुझे देखने का निमंत्रण दे आए। मुझे अभी तक याद है, पिताजी ने मुझसे कहा था, बेटी सुधा, मेरी अनुभवी आँखों ने मिहिर में बहुत कुछ देखा है। हालांकि उसका घर साधारण है, गांव में खेती बाड़ी होती है। उसके पिता पहले शिक्षक थे, अब रिटायर हो गए हैं। लेकिन तुम्हें वहाँ थोड़े ही रहना है। तुम तो शादी के बाद अमेरिका ही चली जाओगी। मुझे भी मिहिर देखने में अच्छे लगे और मैंने हाँ कर दी। 20 दिनों में ही हमारी शादी हो गई। पिताजी ने बहुत धूमधाम से शादी की। मैं जब दुल्हन बनकर अपनी ससुराल गई तो उन्होंने मेरी आवभगत में कोई कसर नहीं छोड़ी, किंतु मेरा मुंह हमेशा फुला ही रहा। 2 कमरों का उनका एक छोटा सा घर था। बाहर एक बहुत बड़ा चौक था जिसमें उनके गाय भैंस पल रहे थे। ना बाथरूम ना शौचालय। मैं वहाँ केवल 2 दिन रही, पर वे 2 दिन भी तो 2 युगों के समान लगे थे। तीसरे दिन जब मेरे भैया लिवाने आए तो मैं तुरंत तैयार हो गई। घर जाकर मैंने माँ से बहुत शिकायत की कि पिताजी ने इतनी जल्दीबाजी में मेरी शादी क्यों की। उनके यहाँ तो रहने के लिए अच्छा सा घर भी नहीं है। क्या मैं आप लोगों पर इतनी भारी पड़ रही थी? शाम जब पिताजी घर आए तो उन्होंने फिर से मुझे समझाया, बेटा तुम्हें यहाँ गांव में थोड़े ही रहना है। मिहिर तो तुम्हें अपने साथ अमेरिका ही ले जाएगा। 3 दिन बाद मीर हमारे घर आए तो पिताजी ने हमें घूमने के लिए मसूरी भेज दिया। पूरा 1 सप्ताह हम वहाँ रहे, बहुत मजा किया। मसूरी से चलते समय मिहिर ने बताया कि उन्हें 10 दिन बाद वापस अमेरिका लौटना है और भी बहुत कुछ समझाते रहे। साथ भी यह भी कहा कि मैं अमेरिका पहुंचकर वीज़ा के सारे कागजात वगैरह भेजूंगा। तुम्हें जल्दी ही वीज़ा भी मिल जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि तब तक तुम हमारे घर में रहो। मेरी माँ अब बूढ़ी हो चली है, उनसे घर का काम अब होता नहीं है। छोटी बहन रिद्धि अभी कॉलेज में पढ़ती है तथा उसे घर के काम में माँ की सहायता करनी होती है। इससे उसकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती है। मैं वहाँ नहीं रह सकती, मैंने तपाक से कह दिया था। मिहिर ने कुछ नहीं कहा, केवल चुप रहे। हम घर वापस आ गए। 3-4 दिन हमारे घर रहने के बाद वह अपने घर चले गए। जिस दिन मिहिर को अमेरिका जाना था, हम उन्हें एयरपोर्ट पर ही मिलने आए। मिहिर के साथ मेरे ससुर व रिद्धि भी थी। पिताजी ने मेरे ससुर को पहले हाथ जोड़कर नमस्कार की, फिर गले से लग गए। कैसी हो भाभी? रिद्धि ने मेरे पास आकर पूछा था। ठीक हूँ, बस इतना सा उत्तर मैंने दिया था। मिहिर ने जाने से पहले वहाँ खड़े सभी बड़ों के चरण स्पर्श किए, फिर मुझसे यह कहकर कि अपना ख्याल रखना, हाथ हिलाते हुए चले गए। मेरी आंखों में बरबस आंसू आ गए। फ्लाइट जाने के थोड़ी देर बाद हम भी घर जाने को तैयार हो गए। मास्टर जी, आप हमारे साथ घर चलिए, वहाँ से हमारा ड्राइवर आपको गांव छोड़ आएगा, पिताजी ने मेरे ससुर जी से कहा। नहीं समधी जी, हम तो बस से आए थे और बस से ही वापस जाएंगे, ससुर जी बोले। तब पिताजी ने बड़े आदर से उनका हाथ पकड़कर गाड़ी में बैठा लिया और वह मना ना कर सके। रिद्धि भी उनके साथ ही थी। मैं दूसरी गाड़ी में मम्मी व भाभी के साथ बैठ गई। मैंने मम्मी से रास्ते में कहा भी, यदि वे लोग बस से जा रहे थे तो फिर मुसीबत पालने की क्या ज़रूरत थी। घर पहुंचकर मैं तो अपने कमरे में जाकर लेट गई और मिहिर के बारे में ही सोचती रही कि पता नहीं अमेरिका में उन्होंने कोई लड़की तो नहीं रखी हुई है। सुना है वहाँ तो बहुत आज़ादी है। वैसे मिहिर ऐसे लगते तो नहीं, पर यह क्या किसी के माथे पर लिखा होता है। मन में उथल पुथल होती रही। मैंने अच्छा नहीं किया, मुझे उनके साथ गांव ही चले जाना चाहिए था। वहाँ उनके साथ रहती तो शायद उनके बारे में कुछ और पता चल जाता। मेरे मन में ऐसे विचार आए, पर तभी एक विचार और आया। भला कैसे चली जाती? ना तो वहाँ ठीक से बैठने की जगह है, ना रात को अलग से सोने का कमरा। इसी उथल पुथल में समय का पता नहीं चला। तभी मम्मी का स्वर सुनाई दिया, सुधा बेटी, तुम्हारे ससुराल वाले जा रहे हैं, बाहर आ जाओ। मैं बाहर आई तो रिद्धि ने चलते हुए पूछा, भाभी कब आओगी? मैंने रूखेपन से उत्तर दिया, कुछ पता नहीं। मैं अपने मन में सोचने लगी कि वहाँ अब मेरा रखा ही क्या है जो मैं वहाँ जाऊँ। पिताजी ने मुझसे ससुर जी के पैर छूने का इशारा किया था, इसलिए मन ना चाहते हुए भी
मैंने अपने ससुर के पैर छुए और उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दिया। रिद्धि ने दोनों हाथ जोड़कर मुझे नमस्ते की। मैंने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। पिताजी ने जाने से पहले ससुर जी को भेंट दी तथा मम्मी ने रिद्धि तथा मेरी सास के लिए कुछ कपड़े आदि दिए। इसके बाद पिताजी उन्हें गाड़ी में बिठाने चले गए। उन्हें विदा करने के बाद पिताजी मुझसे बोले थे, सुधा, मुझे तुम्हारा अपने ससुराल वालों के प्रति यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा बेटी। मत भूलो कि वह तुम्हारे ससुर हैं। मैंने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की तथा अपने कमरे में जाकर लेट गई। 2-3 दिन बड़ी उदासी से रही, फिर सब सामान्य होने लगा। मुझे अच्छी तरह से याद है, वह शनिवार का दिन था। शाम को आकर भैया ने मुझसे कहा था, सुधा, कल हम राकेश के साथ दिल्ली घूमने जा रहे हैं, तुम चलो हमारे साथ। वैसे तो शायद मैं नहीं जाती, पर राकेश जा रहा है इसलिए तुरंत हाँ कर दी। राकेश मेरे भैया का मित्र हैं। उसके पिताजी सरकारी ठेकेदार हैं, बहुत पैसे वाले हैं। राकेश अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। उसका हमारे यहाँ आना जाना बहुत दिनों से है। वह बहुत ही हंसमुख स्वभाव का है। जब भैया की शादी हुई तो वह उन्हें सिनेमा दिखाने ले गया था। मैं भी साथ में गई थी। वह मेरे ही साथ वाली सीट पर बैठा था। फिल्म के दौरान मुझे उसका साथ होना अच्छा लग रहा था, पता नहीं क्यों। एक दिन कॉलेज की छुट्टी जल्दी हो गई थी। ड्राइवर मुझे लेने नहीं आया तो मैं घर जाने के लिए रिक्शे में बैठ ही रही थी कि राकेश आ गया और बोला, सुधा, आज रिक्शे में क्यों जा रही हो? मैंने कहा, ड्राइवर को पता ही नहीं है कि कॉलेज की छुट्टी जल्दी हो गई है, इसलिए। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, वह बोला। पहले तो मैं सकुचाई, फिर बोली, राकेश तो कोई अजनबी तो है नहीं। अतः उसके साथ स्कूटर पर बैठ गई। इस तरह हम दोनों निकट आते चले गए। एक दिन हम एक रेस्टोरेंट में बैठे कॉफ़ी पी रहे थे। उसने अचानक कहा, सुधा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मुझसे शादी करोगी? मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, अतः घबरा गई। तो वह मेरी घबराहट देखकर बोला, यदि तुम्हें ऐतराज़ ना हो तो मैं अभय से बात करूं? मैं अभी भी घबराई हुई थी पर बोली, जैसी तुम्हारी इच्छा। भैया ने पिताजी से बातें की और पिताजी ने साफ इनकार कर दिया। मैंने भैया और पिताजी की बातें सुनी थी। भैया से कह रहे थे, अभय, तुम्हारे होश ठिकाने हैं? राकेश एक रईस बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है। उसका चाल चलन भी ठीक नहीं है। पिछले 4 वर्षों से बीए में पढ़ रहा है। उनके यहाँ पैसा गलत तरीके से कमाया जाता है और यही मेरे मना करने का सबसे बड़ा कारण है। हम दिल्ली में जब घूमते घूमते बहुत थक गए तो भाभी जी ने किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर चाय पीने का प्रस्ताव रखा। हम एक रेस्टोरेंट में गए। मुझे राकेश का साथ उस दिन बहुत अच्छा लगा। उसके चेहरे पर वही स्वाभाविक मुस्कान थी। दूसरी तरफ मिहिर कुछ गंभीर स्वभाव के हैं। ऐसा नहीं है कि वह हंसते नहीं। जब कभी अपने दोस्तों के बीच में होते हैं तो बहुत हंसते हैं, पर ज़्यादातर वे गंभीर ही रहते हैं। राकेश ने थोड़ा एकांत पाकर मुझसे पूछा, सुधा, कैसी हो? तुम्हारे पति कैसे हैं? कब अमेरिका जा रही हूँ? मैंने कहा, जैसे ही वीज़ा बन जाएगा मैं अमेरिका चली जाऊँगी। तुम अपनी शादी से खुश हो? उसने पूछा। मुझे उसका यह पूछना अच्छा नहीं लगा। उसे क्या हक है कि वह मुझसे पूछे कि मैं अपनी शादी से खुश हूँ कि नहीं, पर प्रत्यक्ष मैं बोली, हाँ, बहुत खुश हूँ। इतने में भैया आ गए और बात वहीं समाप्त हो गई। 1 महीने बाद मैं अमेरिका चली आई। यहाँ आकर मैंने देखा कि घर का सारा काम खुद ही करना पड़ता है। हालांकि मिहिर ही ज़्यादातर घर का काम करते हैं, पर फिर भी चूंकि इंडिया में घर के काम के लिए नौकर रहते थे, अतः अच्छा नहीं लगा। पिछले 4 सालों में मैं 4 बार इंडिया जाकर लौट आई हूँ। जब भी इंडिया जाती हूँ खूब सामान ले जाती हूँ, किंतु कभी भी अपनी ससुराल वालों के लिए कुछ नहीं ले गई। केवल 2 बार पिताजी के बहुत कहने पर अपने ससुराल गई, और वह भी केवल चंद घंटों के लिए। एक बार जब गई थी तो मेरी सास ने रिद्धि की शादी के बारे में बात करनी शुरू की, पर मैंने कुछ ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई। मुझे लगा कि शायद ये लोग अब हमसे आर्थिक मदद चाहेंगे। मेरा इस बार इंडिया जाना अचानक ही हुआ। भैया ने 6 माह पहले एक नौकर घर के काम के लिए रखा था। उसने घर में 2 बार चोरी की, पर उसके बाप ने आकर पिताजी से क्षमा मांगी और विश्वास दिलाया कि भविष्य में वह ऐसा नहीं करेगा। तब पिताजी ने उसे क्षमा कर दिया था। भैया ने उसे चेतावनी दी कि यदि उसने फिर कभी ऐसी हरकत की तो उसे नौकरी से निकालकर पुलिस के हवाले कर देंगे।
वह लड़का किसी गैंग में था। वह एक बार फिर हमारे घर में चोरी करके अपने साथियों के पास भाग गया। चोरी के माल में बंटवारा को लेकर उनमें आपस में झगड़ा हुआ और गैंग के सरदार ने उसे गोली मार दी। उस लड़के के पिता ने उसकी मौत का इल्ज़ाम मेरे भैया के सिर मढ़ दिया और पुलिस केस बन गया। मुझे जब इसकी सूचना मिली तो एकदम भागी और इंडिया आ गई। जब मैं यहाँ पहुँची तो केस अदालत में था। पिताजी ने बहुत ऊंचे वकील किए हुए थे, पर यह साबित करने के लिए कि जिस दिन कत्ल हुआ उस दिन भैया शहर में नहीं थे। हमने बहुत सारे गवाह अदालत में पेश किए, पर जज पर उन गवाहियों का कोई असर नहीं पड़ा। एक शाम को मेरे ससुर घर आए। उन्होंने सारी बातें सुनी। हमारे वकील भी वही थे। बातों बातों में जब वकील ने जज के नाम और उसके बारे में बताया तो मेरे ससुर ने पिताजी से कहा, उस दिन तो रिद्धि की शगाई थी और अभय जी हमारे घर आए थे तथा रात को मैंने ही उन्हें रोक लिया, इसलिए मैं कल अदालत में यह गवाही देना चाहता हूँ। हमारे वकील ने कहा, आपकी गवाही से उस जज पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। बाद में यह तय हुआ कि अदालत में राकेश यह गवाही देगा कि उस दिन वह और अभय दिल्ली में थे। अगले दिन जब पिताजी अदालत जाने की तैयारी कर रहे थे तो मेरे ससुर भी उनके साथ जाना चाहते थे, पर मैंने पिताजी से कहा, इन्हें वहाँ मत ले जाइए, इनकी वेशभूषा ही ऐसी है कि लोग हम पर हंसेंगे। पिताजी मेरी बात मानते हुए ससुर से बोले, मास्टर जी आप आराम कीजिए, क्यों बेकार कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ते हैं। ठीक है, तो मैं फिर अपने घर ही चला जाऊंगा, मेरे ससुर ने उत्तर दिया। राकेश की गवाही हुई। वकीलों ने उससे बहुत से प्रश्न किए। बाद में जज ने राकेश से पूछा, जिस दिन यह कत्ल हुआ उस दिन क्या तुम अपराधी के साथ दिल्ली गए हुए थे। राकेश ने कहा, हाँ सर, मैं और अभय बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली गए हुए थे और जिस दिन यह कत्ल हुआ हम दोनों इस शहर में नहीं थे। जज ने पूछा, वह कौन सी तारीख थी। राकेश बोला, मार्च की 28 तारीख थी। जज ने जब भरी अदालत को बताया कि 28 मार्च को शहर में मेयर के घर शादी थी और उस शादी में उन्होंने राकेश को वहाँ देखा था, जो उनके लिए खाना लेकर आया था। अतः राकेश की गवाही झूठी साबित हुई। जज साहब अपनी बात कहकर खामोश ही हुए थे कि मेरे ससुर जी, जो हमारे घर से अपने घर ना जाकर सीधे अदालत में चले गए थे, खड़े हो गए और बोले, साहब मेरा नाम मास्टर कृष्णकांत है और मैं इसके बारे में एक सच्ची गवाही देना चाहता हूँ। जज ने मेरे ससुर की तरफ घूर कर देखा और कहा, आपका नाम गवाहों की सूची में नहीं है और आप अदालत की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। मेरे ससुर डरे नहीं और बोले, साहब यह एक सच्ची गवाही है, मेरा नाम गवाहों की सूची में नहीं है, तो भी मेरी इस अदालत से प्रार्थना है कि मेरी गवाही ली जाए। सब ने देखा कि जज के चेहरे पर अजीब से भाव आ जा रहे थे। उन्होंने कुछ सोचकर सरकारी वकील और हमारे वकील को अपने पास बुलाया और उनसे विचार विमर्श किया। इसके बाद जज ने मेरे ससुर को गवाही देने की स्वीकृति दी। अब मेरे ससुर गवाहों के कटघरे में खड़े थे। उन्हें सच बोलने की शपथ दिलाई गई। जज ने स्वयं उनसे प्रश्न पूछने शुरू किए। सरकारी वकील ने कुछ कहना भी चाहा, पर जज ने उन्हें रोक दिया। जज ने पूछा, आपका नाम। मास्टर कृष्णकांत। मेरे ससुर जी ने उत्तर दिया। कहाँ रहते हो। जज ने दूसरा प्रश्न किया। मेरे ससुर जब अपना पता बता रहे थे तो सबने देखा कि जज ने उनका पता अपनी डायरी में नोट किया। क्या करते हो। जज ने फिर से पूछा। कॉलेज में पढ़ाता हूँ, अब रिटायर हो गया हूँ, मेरे ससुर ने कहा। कहाँ और क्या पढ़ाते हैं। जज ने अगला प्रश्न किया। बिजनौर के कॉलेज में आज से 20 बरस पहले गणित पढ़ाता था, मेरे ससुर का उत्तर था। सबने देखा कि जज ने मेरे ससुर की तरफ बड़े गौर से देखा और प्रश्न किया, मास्टर जी आप इस केस के बारे में क्या जानते हैं। जिस दिन यह कत्ल हुआ उस दिन अभय जी इस शहर में थे ही नहीं, मेरे ससुर ने कहा। तो फिर कहाँ थे। जज ने पूछा। उस रात यह मेरे मेहमान थे। उस दिन मेरी बेटी की मंगनी थी और मैंने इन्हें रात को अपने घर रोक लिया था, ससुर जी ने कहा। आपका अपराधी से क्या रिश्ता है। जज ने जब यह प्रश्न किया तो मेरे ससुर एकदम बोले, साहब ये मेरे बेटे के साले लगते हैं। मेरे ससुर ने उत्तर दिया। किसके, मिहिर के क्या। जज ने जब पूछा तो हम जज के मुंह से मिहिर नाम सुनते ही सख्ती में आ गए। जज ने मेरे ससुर से
और कुछ नहीं पूछा। दोनों वकीलों को अपने चैम्बर में आने का आदेश देते हुए फैसला अगले दिन सुनाने को कहकर जज साहब उठ गए। जज के चैम्बर के पास खड़े हम सुन रहे थे। वे दोनों वकीलों से कह रहे थे, मास्टर कृष्णाकांत ने जो गवाही दी है वही सत्य है। तब सरकारी वकील ने कहा, सर आप यह कैसे कह सकते हैं कि यही सत्य है? जज ने कहना जारी रखा, वकील साहब, मास्टर जी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। उन्होंने मुझे पढ़ाया है। वह सत्य की प्रतिमूर्ति हैं। मास्टर कृष्णाकांत झूठ बोल नहीं सकते। आज जज की कुर्सी पर मैं उन्हीं की प्रेरणा से बैठा हूँ। अगले दिन मेरे भाई को बाइज्जत बरी कर दिया गया। दूसरे दिन मैं पिताजी के साथ अपने ससुराल गई। मैं जब वहाँ पहुँची तो देखा जज साहब वहीं थे। मेरे ससुर ने जब उनसे परिचय कराया तो वे मुझसे बोले, मैं और मिहिर साथ साथ पढ़ते थे तथा अच्छे मित्र थे। मास्टर जी मुझे घर पर ट्यूशन पढ़ाने भी आते थे। मैं नकल करता पकड़ा गया तो मेरे पिताजी ने, जो उस कॉलेज के मैनेजर भी थे, मास्टर जी को इस तरह के प्रलोभन दिए कि वह यह कह दे कि मैंने नकल नहीं की है। पर मास्टर जी नहीं टिके। मास्टर जी को कॉलेज से निकाल दिया गया, पर उन्होंने कोई परवाह नहीं की। मिहिर तो पास हो गया और फिर शहर ही छोड़कर चला गया। अगले साल मैंने बहुत मेहनत की और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। मैंने मास्टर जी को बहुत ढूंढा पर कहीं पता नहीं चला। मास्टर जी की प्रेरणा से ही मैंने सत्य का मार्ग अपनाया। वापस जब अमेरिका जाओ तो मिहिर से मेरा सप्रेम नमस्ते कहना व मेरे बारे में याद दिलाना। तुम्हारी संतान में भी मास्टर जी व मिहिर जैसे ही संस्कार हो, यही मेरी शुभकामना है। इतना कहकर उन्होंने ससुर जी के चरण छुए और चले गए। मैं अपराध बोध से अपने ससुर जी के पैरों में गिरकर रोने लगी तो उन्होंने मुझे स्नेह से उठाया और बोली, बहू अब तो सब ठीक हो गया है, अब क्यों रोती हो? मैं अंदर सांस के पास चली गई तथा उनके चरण स्पर्श करके उनके काम में हाथ बटाने लगी। रिद्धि उस समय कॉलेज गई हुई थी। माँ जी, रिद्धि की शादी की तैयारी करो। मैं उसे रानी की तरह इतनी धूमधाम से दुल्हन बनाऊंगी और हम उसकी शादी करेंगे कि सारा गांव देखता रह जाएगा। मैंने अपनी सास से कहा, भाभी आप शादी में आएंगी ना? रिद्धि, जो अभी अभी कॉलेज से आई थी तथा दरवाजे पर खड़ी हमारी बातें सुन रही थी, ने कहा, मेरी एक ही तो ननद है, मैं और तुम्हारे भैया दोनों अवश्य आएंगे। मैंने कहा तो उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैं अभी वहाँ और रुकना चाहती थी, पर एक तो पिताजी को जाना था, दूसरे मैं भी अब जल्द ही मिहिर के पास लौटना चाहती थी, अतः ज़्यादा देर रुक ना सकी। देखा, मेरे मिहिर और उसके परिवार वालों को बेटे, अच्छे संस्कार की बड़ी चीज़ है। पिताजी ने जब रास्ते में मुझसे यह कहा तो आज पहली बार मुझे पिताजी द्वारा अपने ससुर की बड़ाई करना अच्छा लगा और गर्व का अनुभव हुआ। इस तरह मैं जल्दी ही अमेरिका लौट गई। कल मिहिर और मैं उन्हें रिद्धि की शादी में जाने को कहेंगे तो वे बहुत प्रसन्न होंगे। पिताजी के कहे वाक्य मुझे याद आ रहे हैं। बेटे, मेरे अनुभव बताते हैं कि मिहिर बहुत अच्छा लड़का है। हाँ, सचमुच ऐसे ही हैं मेरे मिहिर। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही साथ नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।